नमस्कार। इस साल होना है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पावरफुल जनरल सेक्रेटरी का चुनाव। जनरल सेक्रेटरी वो आदमी जो कि चाइना को चलाता है, चाइना का राजा होता है। इनफैक्ट प्रेसिडेंट जो है वो दुनिया को दिखाने के लिए एक रैंक है जो कि जनरल सेक्रेटरी के पास ही होती है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी दोनों अलग अलग हों तो चीन की कमान जनरल सेक्रेटरी के हाथ में होगी, प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं होगी। लेकिन अक्सर ये दोनों नॉर्मली अब तक यही रहा है कि ये दोनों पोस्ट एक ही आदमी के हाथ में रही हैं। शी जिनपिंग जो कि 2012 में जनरल सेक्रेटरी बने और उसके बाद प्रेसिडेंट बने, उन्होंने चाइना को नई बुलंदियां तो ज़रूर दिखाई हैं। उन्होंने चाइना को एक इकोनॉमिक पावर बनाया है, एक जियो स्ट्रेटेजिक पावर बनाया है, एक डिफेंस पावर बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है। और इनके 2 टर्म अब होने वाले हैं ख़त्म इसी साल। लेकिन 2 टर्म का पहले सीलिंग हुआ करती थी। 2018 में शी जिनपिंग ने ही अपनी इन्फ्लुएंस करके, अपने पूरी हेराफेरी करके उस 2 टर्म के कानून को बदल दिया। यानी कि तीसरी टर्म पे उनकी नज़र भी है और तीसरी टर्म वो चाह भी रहे हैं। अब तक कोई पॉलिटिकल सक्सेसर दिखाया नहीं है, अब बताया नहीं गया। इसका मतलब भी यही है कि नहीं होने वाला कोई चेंज। लेकिन होता कैसे है ये? एक नया जनरल सेक्रेटरी कैसे चुना जाता है और एक प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है? एक चाइना की नेशनल कांग्रेस है। वो नेशनल कांग्रेस 5 साल में एक बार मीटिंग करती है और वहां पर डेलीगेट्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी की चुनाव करते हैं। पार्टी का सेंट्रल कमेटी का जो चुनाव होता है वो सेंट्रल कमेटी एक जनरल सेक्रेटरी को इलेक्ट करती है और साथ में एक पॉलिट ब्यूरो को इलेक्ट करती है अगले 5 साल के लिए। ये तो कागजों पे, यानी कि ये तो कानून में लिखा है। लेकिन शी जिनपिंग जो कि डेंग जियाओपिंग के बाद से अब तक के सबसे पावरफुल लीडर हैं, उन्होंने चीज़ों को बदल दिया है। बदल दिया मीन्स अपने आदमी बैठा दिए चारों ओर, और उनका उनके खिलाफ जो आदमी बोलते थे या उनके खिलाफ उनको दिखता था ये मेरे खिलाफ हो सकता है या ये आदमी मेरे लिए एक पावर स्ट्रगल दे सकता है, उन सबको करप्शन हटाने के नाम पे सबको जेल भेजा जा चुका है। तो इनके खिलाफ इस समय पार्टी में तो कोई डिसीजन नहीं दिख रहा। बहुत आराम से ये तीसरा टर्म भी ले जाएंगे अगर चाइनीज मिलिट्री ने कुछ कहीं पे कू नहीं किया तो, कहीं पे सैनिक तख्ता पलट नहीं किया तो, जिसके चांसेस हैं। लेकिन चांसेस कितने हैं ये बताना भी मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि शी जिनपिंग के जो करीबी लोग हैं या शी जिनपिंग के जो लॉयलिस्ट हैं वो इस सैनिक तख्तापलट को बचा भी जाएं, क्योंकि सेना की का प्रमुख भी या सेना का चेयरमैन भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होता है। तो ये इसमें कहना बहुत मुश्किल है कि इसमें तख्तापलट होगा कि नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है। ये एक चीज़ ये कि ये एक सिस्टम बनाया गया था कि एक आदमी 10 साल के लिए रहेगा, जिसकी 10 साल के लिए जनरल सेक्रेटरी रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा, जिसको पिछले 2 प्रेसिडेंट्स यानी कि जियांग जेमिन और हु जिनटाओ दोनों ने इसको फॉलो किया था। उसके बाद नेक्स्ट वाले ने उसको फॉलो करने से मना कर दिया है। और ये लैक ऑफ फेथ जो है यही प्रॉब्लम करता है, कई बार करता है। इससे पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है। जब चाइना कम्युनिस्ट बना 1949, माओ त्से-तुंग ने कब्जा किया, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके पूरे चाइना पे अपना कब्जा फैलाया। 1949 से ही जनरल सेक्रेटरी जो होता है कम्युनिस्ट पार्टी का, वो टॉप लीडर होता है और प्रेसिडेंट जो है वो सेरेमोनियल पोस्ट होती है। उसके पास एक इंपॉर्टेंट पोस्ट और होती है, चेयरमैन नेशनल मिलिट्री, नेशंस मिलिट्री। वो इन 2 पोस्ट, जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन नेशंस मिलिट्री, इन 2 की वजह से आराम से रूल करता है और उसको कोई अपोजिशन नहीं दिखती। माओ त्से-तुंग ने 1949 से 1976 तक रूल किया और रूल करने के बाद उन्होंने अपना कोई सक्सेसर नहीं बताया। जब उनके आखिरी दिन आ गए और उन्हें पता लगा कि अब मुश्किल है, तो उन्होंने कई नाम बताए। एक नाम बताया, उसको हटा दिया, मतलब मेरा सक्सेसर कौन होगा, एक नाम बताया, उसको हटाया, दूसरा बताया, उसको हटाया, तीसरा बताया, उसको हटाया। ऐसे नाम हटाते रहे। सिर्फ उनका एक मकसद था कि डेंग जियाओपिंग चीफ ना बन जाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि डेंग जियाओपिंग अगर चीफ बन गया, यानी कि जनरल सेक्रेटरी बन गया और प्रेसिडेंट बन गया, तो वो माओ त्से-तुंग का जो कल्चरल रेवोल्यूशन है ना, उसको हटा सकता है और उसके कुछ चेंजेस ला सकता है, मार्केट ओपन अप कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें होंगी।
डेंग जियाओपिंग इनफैक्ट बने चीफ, लेकिन डेंग जियाओपिंग का नाम माओ सेतुंग ने नहीं दिया था। माओ सेतुंग ने जो नाम दिया था वो हुआ गोफेगन था, हुआ गोफेंग था, और वो 1976 में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने और प्रेसिडेंट बने। लेकिन उनके बनते के साथ ही यहीं पे मिलिट्री आती है बीच में, बनते के साथ ही प्रेशर मिलिट्री की तरफ से भी और दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ की तरफ से भी आना शुरू हो गया कि आप हटिए, आपकी ज़रूरत नहीं है। और 1981 में डेंग जियाओपिंग जनरल सेक्रेटरी भी बने और प्रेसिडेंट भी बने। उन्होंने, डेंग जियाओपिंग ने बड़े सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए और रिफॉर्म्स लाने के बाद उन्होंने ये सिस्टम डिवाइस किया कि 10 साल के लिए एक आदमी रहेगा। 1989 में डेंग जियाओपिंग ने अपनी कुर्सी छोड़ी, और डेंग जियाओपिंग ने कुर्सी छोड़ने के बाद अगला एक जो प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी जिसे भी बताया, उसका नाम था जियांग जेमिन। बड़े फेमस थे जियांग जेमिन, ने काफ़ी काम किया, काफ़ी उसको कंट्री को आगे बढ़ाया, इकोनॉमिक पॉलिसीज लाए। लेकिन साथ साथ एक बड़ा काम डेंग जियाओपिंग जो कर गए थे, उन्होंने ये बोला था कि जियांग जेमिन 10 साल के लिए हैं और उसके बाद 10 साल के लिए हु जिनटाओ हैं। मतलब दोनों पॉलिटिकल राइवल सामने सामने खड़े कर गए थे, जिसका एक इम्पैक्ट ये हुआ कि ये दोनों पॉलिटिकल राइवल्स अगले 20 साल तक, 10 साल इसके जियांग जेमिन के, 10 साल हु जिनटाओ के, दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने रहे। और उससे क्या हुआ कि चाइना के जो एम्बिशंस थी वो ग्लोबल एम्बिशंस कम दिखी, और इकोनॉमिक जो लिबरलाइजेशन था या इकोनॉमिक जो चेंजेस थे वो भी डर डर के किए गए, बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं किया गया। साथ साथ कोई पॉलिटिकल चेंजेस भी करने में प्रॉब्लम आई, अपने ओपोनेंट्स को अरेस्ट करने में भी प्रॉब्लम आई, अपने ओपोनेंट्स को ख़त्म करने में प्रॉब्लम आई। ये थोड़ा रियलिस्टिक गेम था और समझदारी का गेम था जो कि वो खेल गए थे। उसके बाद हु जिनटाओ का एरा खत्म हुआ 2012, जब शी जिनपिंग आए। शी जिनपिंग ने बड़ी स्पीड से पावर को अपने हाथ में लिया, सारी पावर्स जो डिसेंट्रलाइज थी उनको अपने हाथ में लिया, साथ में अपने पॉलिटिकल एनिमीज को खत्म करना शुरू किया, किसी को करप्शन के नाम पे, किसी को किसी और चीज के नाम पे। और अब लेवल ये लाया कि जहां पर उनके अपने खास आदमी हर जगह बैठे हैं। इन द एंड इनके पॉलिटिकल राइवल्स जो थे वो ज्यादातर जेल में थे, अब भी हैं। साथ में उइघुर या वीगर जिन्हें बोलते हैं, उनके ऊपर एट्रोसिटीज बढ़ी अपनी पॉपुलैरिटी बनाने के लिए, अपने लोगों में, अपने खास लोगों के बीच में, जिनके वो बीच में हैं, जिनकी वजह से वो सत्ता पे टिके हैं, उनकी बातों को मानना पड़ा और उनकी वजह से वीगर्स पे इनके एट्रोसिटीज बढ़ी। साथ में ताइवान के इशू पे उन्हें स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ा, जो कि ताइवान को नाराज कर गया। उन लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने ताइवान पे कुछ ऐसे स्टैंड्स लिए जिससे कि पूरी वर्ल्ड से दुश्मनी हुई, चाइना से भी दुश्मनी हुई। अब ये चीज कि आप एक अपनी कुर्सी बचा रहे हैं और आपके आसपास 50-60 लोग हैं जो कि आपकी कुर्सी को सलामत रखे हैं, तो उनकी सबकी बात माननी पड़ेगी, वरना आपकी कुर्सी जाती रहेगी। तो ऐसे में इंडिया चाइना बॉर्डर पे भी टेंशंस दिखी और दूसरी जगह पे टेंशंस दिखी। ऐसी टेंशंस हमें पिछले 3 के रिजीम में नहीं दिखी। यही रीजन है। इनफैक्ट एक पोटेंशियल रिस्क ये भी है शी जिनपिंग के सामने कि कहीं मिलिट्री कू ना हो जाए, लेकिन शी के सपोर्टर्स इस मिलिट्री कू को रोक सकते हैं। वो अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे, पावरफुल पोजीशन पे बैठे हैं। और अगर हुआ भी तो टाइनमेन स्क्वायर टाइप कुछ गेम हो सकता है जिसमें उस रिबेलियन को स्ट्रांगली क्रश कर दिया जाए। लेकिन आगे क्या होगा, अभी तो ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग तीसरा टर्म बड़े प्यार से ले जाएंगे। अभी बहुत टफ नहीं दिख रहा, क्योंकि उनके हर की पोजीशन पे, हर इंपॉर्टेंट पोजीशन पे उनका अपना खास आदमी बैठा है। लेकिन किसकी एम्बिशन क्या है, और कम्युनिस्ट पार्टी में कोई रिवोल्ट होगा कि नहीं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो कि ये सपने लिए बैठे थे कि 10 साल बाद ये शी जिनपिंग चला जाएगा तो मैं बनूंगा। उनका भी रिवोल्ट हो सकता है, कहीं उन्होंने तो एक नेक्सस नहीं बुना हुआ है, ये अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि चाइना से खबरें क्षण के बहुत बाहर आती हैं, पूरी खबरें साफ आती नहीं हैं। और शी जिनपिंग ने अपनी कुर्सी को परमानेंट करने के लिए, पक्का करने के लिए
इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंसेस लगा रखे हैं तो कोई खुल के बात भी नहीं कर पाता। जरा सा डिसिडेंस देखा और उस आदमी को जेल में या भगा दिया कंट्री से। तो ऐसे में भय और खौफ के माहौल में सब रह रहे हैं। लेकिन इसी भय और खौफ के माहौल में निकिता क्रुश्चेव भी गए थे और कई और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स गए थे कई कंट्रीज में। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।